वेलकम टू संकल्प फॉर टीचिंग करियर। लें ऐसा संकल्प जो आपको कामयाब बना दे। हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की नागरिक शास्त्र का चौथा अध्याय और अध्याय का नाम है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। मतलब इस चैप्टर में हम लोकतांत्रिक सरकार के बारे में पढ़ेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दिया जाए कि ये वीडियो किन लोगों के लिए यूज़फुल है। एक तो क्लास 6 के सभी स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल है। इसके अलावा CTET पेपर 2 में SST की तैयारी करने वालों के लिए ये बहुत यूज़फुल है। DSSS में TGT SST वालों के लिए बहुत यूज़फुल है। और इसके अलावा SSC या अन्य कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें GK आती हो तो उन सब के लिए भी ये वीडियो यूज़फुल है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद का वर्णन कीजिए। मतलब दक्षिण अफ्रीका जो एक देश है उसमें जो रंग के आधार पर भेदभाव होता था वही हमें इसमें समझना है। तो आंसर में पहला पॉइंट है, दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहां श्वेत अर्थात गोरे, अश्वेत अर्थात काले और सांवले जैसे भारतीय सब एक साथ रहते हैं। सेकंड पॉइंट, पहले दक्षिण अफ्रीका रंगभेद कानून से शासित था। रंगभेद का अर्थ है त्वचा के रंग के आधार पर भेदभाव करना। मतलब ये है कि फ़िलहाल अभी तो दक्षिण अफ्रीका में गोरे, काले, सांवले सारे लोग एक साथ रहते हैं, इसलिए इसको इंद्रधनुषी देश कहा जाता है। मतलब सब लोग एक समान। लेकिन पहले दक्षिण अफ्रीका में रंग के आधार पर भेदभाव होता था जिसे नस्ल भेद या रंग भेद कहा जाता था। इसी आंसर का तीसरा पॉइंट है, दक्षिण अफ्रीका की प्रजातियां इसी आधार पर अलग अलग समूहों में बटी हुई थी। मतलब ये जो रंग भेद होता था इस आधार पर दक्षिण अफ्रीका में जातियों को रंग के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा गया था और इन्हीं वर्गों में भेदभाव होता था। किस तरह से, आगे के पॉइंट में देखते हैं। वहाँ के कानून के मुताबिक विभिन्न प्रजातियों के लोग एक दूसरे के आसपास नहीं रह सकते थे। मतलब गोरे लोग अलग रहेंगे, काले लोग अलग रहेंगे, तो ये एक तरह से काले लोगों के साथ भेदभाव होता था। फिफ्थ पॉइंट, श्वेत और अश्वेत लोगों के अस्पताल अलग अलग होते थे। उनके लिए रेल एवं बस अलग अलग होती थी। अश्वेत लोगों को वोट देने की इजाज़त नहीं थी। तो ये सब क्या थे, नस्ल यानी रंग के आधार पर काले लोगों के साथ भेदभाव, जिसे अफ्रीका में रंगभेद कहा गया। ये होता है पहला आंसर कंप्लीट। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव का अंत कैसे हुआ। मतलब ये जो हम भेदभाव अभी समझ चुके हैं इसको ख़त्म कैसे किया गया। तो आंसर में फर्स्ट पॉइंट है, अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। अंततः 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। मतलब ये नेल्सन मंडेला है जिन्होंने इस रंगभेद के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी और 28 साल लगभग जेल में भी रहे और अंत में इनका संघर्ष कामयाब हुआ और इन्होंने अब दक्षिण अफ्रीका को रंगभेद से मुक्त कराया। इसी आंसर का तीसरा पॉइंट है, तब से सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माना जाता है। मतलब दक्षिण अफ्रीकी संविधान में काले, गोरे, सांवले सब लोगों को बराबर माना गया, इसलिए इसको इंद्रधनुषी देश भी कहते हैं। बढ़ते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक सरकार में जनता की भागीदारी को स्पष्ट कीजिए। तो इसका मतलब है लोकतांत्रिक सरकार में जनता किस तरह से अपनी भागीदारी देती है। तो पहले लोकतंत्र क्या होता है, लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, इन चीज़ों को समझ लेते हैं। लोकतांत्रिक सरकार अर्थात लोगों की सरकार, मतलब ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता का शासन हो या शासन की जो मुख्य शक्ति है वो जनता के हाथ में हो, उसे लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। अब ये लोकतांत्रिक सरकार दो तरह की होती है, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब हो रहा है सीधा लोकतंत्र, मतलब जहाँ जनता स्वयं कानून बनाए वो होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है जहाँ जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनेगी, फिर प्रतिनिधि कानून बनाएंगे तो उसे प्रतिनिधि लोकतंत्र या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी कहते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि जब जनता, मतलब जब छोटे देश होते हैं जहाँ के लोगों की संख्या कम होती है तो वहाँ पर जनता सीधे वोटिंग करके कानून निर्माण में भागीदारी देती है, तो इसे कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र।
लेकिन जहाँ पर आम जनता वोट करके अपने प्रतिनिधि को चुनेगी, फिर प्रतिनिधि जा कर के कानून निर्माण करेंगे, तो इसीलिए इसे प्रतिनिधि लोकतंत्र या फिर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी कहते हैं। तो ये बात हुई लोकतंत्र की। अब पढ़ते हैं आंसर को कि जनता लोकतंत्र में अपनी भागीदारी कैसे देती है। लोकतंत्र में लोग चुनाव में वोट देकर अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। ये प्रतिनिधि ही लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं। तो लोगों का पहला काम था प्रतिनिधियों को चुनना, फिर प्रतिनिधि जाके निर्णय लेंगे यानी कानून बनाएंगे। दूसरा है सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। भारत में यह अवधि 5 वर्ष की है। तीसरा पॉइंट है इस तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। मतलब हर 5 साल में नियमित चुनाव होंगे तो लोगों का नियंत्रण सरकार पर बना रहता है, क्योंकि यदि सरकार सही काम नहीं करेगी तो 5 साल बाद लोग उन्हें वोट नहीं देंगे, उन्हें हरा देंगे, दूसरी पार्टी को जितवा देंगे। इसीलिए लोग सरकार में अपना नियंत्रण वोट के आधार पर रखते हैं। फोर्थ है लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर और उसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। मतलब लोगों का शासन में एक ये भी काम होता है कि सरकार अच्छा काम कर रही है तो उसमें रुचि लें, और सरकार गलत काम कर रही है तो उसकी आलोचना करें, मतलब उसके खिलाफ जो तथ्य हैं वो पेश करें। तो इससे वो सरकार को अपने नियंत्रण में रखती है। इसके अलावा एक और तरीका है, इन तरीक़ों में आंदोलन, धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि शामिल है। मतलब जनता को जब सरकार का काम गलत लगे तो वो उसके खिलाफ आंदोलन चला सकते हैं, धरने में बैठ सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं, हस्ताक्षर अभियान मतलब हस्ताक्षर करवा के लोगों का विरोध प्रकट कर सकते हैं। तो इन सब तरीक़ों से लोग शासन में अपनी भागीदारी अदा करते हैं। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है आंदोलन के विवादों का समाधान कैसे होता है। मतलब लोगों को जब लगे कि सरकार ने कुछ गलत काम किया है तो उसके खिलाफ जब आंदोलन हो जाते हैं तो ऐसे आंदोलन का समाधान कैसे होता है वो समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट है विवाद तब उठता है जब विभिन्न संस्कृतियों या धर्म के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। मतलब वैसे तो आंदोलन के कई कारण हैं, लेकिन अलग अलग संस्कृति या धर्म के लोग आपस में तालमेल ना बिठा पाएँ तो उसमें विवाद उत्पन्न हो जाता है। धार्मिक जुलूस और उत्सव कई बार विवाद का कारण बनते हैं। जैसे कोई धर्म के आधार पर जुलूस निकाला जा रहा है जो दूसरे धर्म के लोगों को पसंद नहीं है, तो वो उसके खिलाफ कोई ऐसी गतिविधि कर देते हैं जिससे 2 धार्मिक समूहों में विवाद उत्पन्न हो जाता है। तो इस तरह की घटनाएं जो होती हैं वो विवाद का मुख्य कारण होती हैं। थर्ड पॉइंट है पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि आंदोलन में टकराव ना हो और हिंसा ना फैले। तो कभी भी कोई धार्मिक आंदोलन हो या जुलूस हो या हड़ताल हो तो वहाँ पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि वो हिंसा को रोके और शांति बनाए रखे। फिर अंततः सरकार आंदोलनकारियों से बातचीत करके समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करती है। तो जब तक आंदोलन चल रहा है तब तक उसमें शांति बनाए रखने का काम पुलिस का है, और अंततः सरकार फिर ये डिसाइड करती है कि आंदोलनकारियों की कितनी मांगें उचित है जिनको माना जाए और कितनी अनुचित है जिनको ना माना जाए, ताकि समस्या का समाधान हो सके। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन है नदियाँ किस प्रकार विवाद का कारण बनती है। तो नदियाँ जिन जिन राज्यों से गुजरती है उन सब राज्यों का उन पर बराबर हक है। अगर किसी को अपने हक से कम उसमें पानी मिले या उसका कम हिस्सा मिले तो वो विवाद कर लेते हैं। यही हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। फर्स्ट पॉइंट है नदियाँ भी कई बार विवाद का कारण बन जाती हैं। नदी जिन राज्यों से गुजरती है उनके बीच नदी जल को लेकर विवाद हो जाता है। अब जैसे इसमें एक उदाहरण दे रखा है। उदाहरण के लिए कर्नाटक और तमिलनाडु में कावेरी नदी के पानी को लेकर विवाद चल रहा है। जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं कि ये इधर का जो हिस्सा है यह है तमिलनाडु, और ये जो इसके ऊपर का ये हिस्सा है यह है कर्नाटक। अब यहाँ से ये एक नदी आ रही है, तो जहाँ से ये नदी स्टार्ट हुई है वो हिस्सा है कर्नाटक में, और आगे फिर दूसरा जो हिस्सा है वो है तमिलनाडु में। तो कर्नाटक भी इस नदी के पानी को अपने उपयोग में यूज़ करना चाहता है और तमिलनाडु भी चाहता है। इसीलिए इन दोनों ने अपने अपने यहाँ बांध बना रखे हैं, जो कि नेक्स्ट पॉइंट है। कावेरी नदी में ऊपर कृष्णा राजा सागर बांध कर्नाटक व नीचे मेटूर बांध तमिलनाडु में स्थित है। मतलब तमिलनाडु में मेटूर बांध है इसी नदी पर और कृष्णा राजा सागर है कर्नाटक में।
तो ये दोनों राज्य इस नदी के जल को लेकर के आपस में विवाद करते रहते हैं कि ज़्यादा पानी का हिस्सा सबको चाहिए। 5वां पॉइंट है, दोनों राज्यों को अपनी ज़रूरत के लिए भरपूर पानी चाहिए, जो नहीं मिल पाता, इससे विवाद उत्पन्न हो जाता है। तो नदियों में विवाद का मेन यही कारण है कि सभी राज्य अपनी ज़रूरत के लिए ज़्यादा पानी चाहते हैं लेकिन उनको नहीं मिल पाता, इसलिए विवाद होता है। बढ़ते हैं छठे और आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय समाज में समानता एवं न्याय बनाए रखने के लिए सरकार क्या करती है? मतलब पूरे भारत के लोगों को भारतीय समाज कहते हैं। अब इनमें समानता और न्याय बनाए रखने के लिए सरकार क्या करती है वो देखना है इस आंसर में। तो पहला पॉइंट है, न्याय एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, मतलब ये दोनों सेम है। कैसे? सेकंड में देखते हैं। क्योंकि न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। मतलब अगर देश में सब लोगों को बराबर रखा जाए तो इसका मतलब सबको न्याय मिल रहा है, और सबको न्याय समान मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है? बराबरी है। तो इसका मतलब न्याय और समानता एक ही चीज़ है। तीसरा, सरकार भी उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में अब भी बराबर नहीं माने जा रहे हैं। उदाहरण स्वरूप, सरकारी स्कूलों कॉलेजों में लड़कियों की फ़ीस कम करके सरकार ने लड़का लड़की के भेदभाव को ख़त्म करके न्याय लाने की कोशिश की है। तो आज यहाँ का चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।